नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग पहले से जानते हैं, चैनल आपके लिए हर एक प्रकार के कोर्स को प्रिपेयर किया है, तैयार कर रहा है। अलग अलग वीडियोज के माध्यम से मैंने आपको इन सभी बातों को बताए। तो आज का जो हमारा क्लास है वो जीव विज्ञान का है। सामान्य अध्ययन का पहला सेगमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान से। और जीव विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है इस बारे में हमने एक दूसरे वीडियो में आपको डिस्कस किया है, सारी बातें आपसे बताई। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोशिका को पढ़ते हैं, सबसे पहले सेल को, फिर उसके बाद टिश्यू को पढ़ेंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम को, इत्यादि को पढ़ेंगे। सबसे पहला वीडियो जो हमारा होगा वो किस पे होगा? कोशिका पे। कोशिका क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन भी यहीं से आ जाता है, कोशिका किसे कहते हैं? तो आपको बताना होगा कोशिका किसे कहते हैं। जल्दी से बता दीजिए, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका जो होती है वो शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। कोशिका हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्मतम या किसी, अब सूक्ष्मतम नहीं कह सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे कोशिकांग भी पाए जाते हैं। बहुत सारी सूक्ष्मतम लिखा जाता है, लेकिन सूक्ष्मतम कहना उचित नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, तो इन्हें छोटी इकाई ना कह करके एक कहते हैं कोशिका हमारे शरीर की एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक का मतलब होता है कि यहीं से संरचना बनना शुरू हो चुकी है, और क्रियात्मक का मतलब होता है कि आपके शरीर के कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे संरचनात्मक की बात कर लें तो एक यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं कि रहा स्पर्म और ये रहा ओवा। ठीक, इन्हें हम कहते हैं हैप्लॉयड कोशिकाएं। अभी आप थोड़ा देर धैर्य करके अभी आप समझ जाएं। हैप्लॉयड का मतलब होता है, हैप्लॉयड का मतलब होता है कि इसमें क्रोमोसोम एक है। इसमें मियासिस हो चुकी है, इसका रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? एक है। ठीक, कितनी है? एक है क्रोमोसोम की संख्या, यानी इसमें क्रोमोसोम आधा है। क्लियर? और इसमें भी क्रोमोसोम संख्या क्या है? n है, यानी आधा भी है इसमें भी। अब क्या होता है, कोई भी सोमैटिक कोशिका यानी दैहिक कोशिका या शारीरिक कोशिका जो होती है उसे 2n होना जरूरी होता है। अगर वो 2n होती तभी वो फंक्शनल होती। तो होता क्या है कि दोनों कोशिकाएं, अब आप जानते हैं ओवा कहां से आता है? मां से, और स्पर्म कहां से आता है? पिता से। जब कोई भी जात का उद्भव तभी होता है जब उसके पेरेंट रहेंगे, बिना पेरेंट के उस जात का उद्भव नहीं होता। अब आपसे पूछा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं पहले मुर्गी पहले अंडा, तो इस प्रश्न का आंसर यही है कि पहले जात का उद्भव होने से पहले उसके पेरेंट होने चाहिए। अब बात ये आती है जब अंडा था नहीं तो मुर्गी आई कहां से? ठीक, तो यहाँ पे उस चीज को हम लोग आगे विकसित करेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे पहले अंडा आया था बाद में मुर्गी आई। उस बात को हम लोग जब ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको इस बात को प्रूव करेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ में कैसे पहले अंडा आया और बाद में मुर्गी का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो एक जाति से ही उसके आने वाली संतान पैदा होती है। इस प्रकार से यहाँ पे ओवा जो है उसके मां से मिला, और हैप्लॉयड गैमीट स्पर्म जो है उसके पिता से मिला। जब ये दोनों मिल गए तो यहाँ पे संरचना हो गई 2n, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। इसे नॉर्मली भाषा में एग भी कहा जाता है, और यह एक कोशिका होती है। इसे साइंस की भाषा में जाइगोट कहते हैं, नॉर्मली भाषा में आप अंडा कहते हैं, और जो कि एक प्रकार की क्या होती है? कोशिका होती है। अब यही कोशिका अंडे में, आपने मुर्गी का अंडा देखा होगा कि मुर्गी का अंडा एक कोशिका है। उस कोशिका के अंदर, या ये मुर्गी का अंडा तो मान लो थोड़ा छोटा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा लेने बहुत बड़ा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिका है, उस कोशिका से शुतुरमुर्ग का विकास हो जाता है। यानी कोशिका में कहीं न कहीं विभाजन शुरू होता है, और कोशिका में पहले एक विभाजन होता है, 2 विभाजन, 3 विभाजन, इस प्रकार विभाजन होते होते कोशिका में ऊतक का फॉर्मेशन होने लगता है, और फिर ऊतक से अंग का निर्माण होने लगता है, और अंग से फिर अंग तंत्र का निर्माण होता है, और लास्ट में एक बॉडी यानी एक शरीर का निर्माण हो जाता है। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे कोशिका कैसे संरचनात्मक इकाई, यानी संरचना जो हमारी बन रही है, जो ये संरचना हमारी है बॉडी की,
इसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो उसका सबसे छोटा कण है वो क्या है, कोशिका है। क्योंकि अगर कोशिका नहीं होती तो शरीर का निर्माण नहीं हुआ होता। और क्रियात्मक इसलिए है कि इसमें ही जीवन के सभी भौतिक आधार छुपे होते हैं, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। हक्सले नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा था। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम लोग साधारण भाषा में आत्मा भी कह सकते हैं, तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाला प्रोटोप्लाज्म, जिसे हक्सले ने क्या कहा था, जीवन का भौतिक आधार कहा था, वह कोशिका की क्रियात्मक इकाई का ही एक रूप होता है। क्लियर। अब बात करते हैं कोशिकाओं के आगे की। तो कोशिका जो है इसकी खोज किसने की थी, आपसे पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज की थे रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक है। इन्होंने 1665 ईस्वी में खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की, जो माइक्रोस्कोप उनके द्वारा बनाया गया था। इन्होंने कार्क नामक, मतलब कार्क में लकड़ी में उन्होंने देखा कि लकड़ी, जैसे सपोज करिए कि लकड़ी का एक टुकड़ा है और इसमें उन्होंने देखा कि जो इसकी छाल थी, इस छाल में छोटे छोटे पोर ऐसे छिद्र दिखाई पड़ रहे थे। जो छिद्र ऐसे दिखाई पड़ रहे थे, एक सेकंड, जो छिद्र ऐसे दिखाई पड़ रहे थे, इसी छिद्र को इन्होंने नाम दे दिया लिटिल रूम। क्या नाम दे दिया, लिटिल रूम, जिसका अर्थ होता है लैटिन भाषा में सेलुला। सेलुला, तो इन्होंने नाम दे दिया सेलुला, और इस सेलुला बाद में क्या बन गया, सेल बन गया। सेलुला बाद में क्या बन गया, सेल बन गया। तो इस प्रकार से सेल की खोज होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जानते हैं, इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में अपने इस कार्य को पब्लिश किया था। 1665 ईस्वी में इन्होंने अपने बुक माइक्रोग्राफिया में अपने इस कार्य को इन्होंने प्रस्तुत किया कि हमने एक खोज की है। इस खोज को इन्होंने नाम दिया था लिटिल रूम। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा कि इनको लगा कि जैसे एक मधुमक्खी का एक छत्ता होता है, सपोज कर लेते हैं कि मधुमक्खी का एक छत्ता है, और इस मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है कि छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि उसके छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। उसी प्रकार से इन्हें लकड़ी में भी दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे लकड़ी चूंकि सूख चुकी थी, इसलिए सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं था। तो जब प्रोटोप्लाज्म नहीं था तो इन्होंने, अगर एक तरह से सीधी सीधी बात कही जाए, तो ये सेल की खोज नहीं किए थे, बल्कि सेल की कवर की खोज किए थे, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज किए थे। तो इन्होंने मृत सेल की खोज की थी। किसने, मरी हुई मृत सेल की खोज की थी। जीवित कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने नहीं किया था। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहाक ने। किसने किया था, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहाक ने। आप कहेंगे खोज, लेकिन यहाँ पे लिख देंगे मृत कोशिकाओं की। कैसे मृत कोशिकाएं थी मैंने आपसे बताया। और सेकंड कोशिकाएं होती हैं किसकी, जीवित कोशिकाओं की, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहाक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेन, एक सेकेंड, ल्यूवेनहाक ने। किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहाक ने। कब किए थे, 1674 ईस्वी में। क्लियर। तो सेल की खोज आपसे पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की, तो आप कहेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोन वॉन ल्यूवेनहाक ने की। किसकी खोज की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहाक ने किसका खोज किए थे, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहाक जो खोज किए थे उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। और किसकी खोज की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहाक ने स्पर्म सेल की खोज की थी। जो वाटर में पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि बहुत सारे जीव अपने स्पर्म और ओवा, यानी जो फीमेल, जैसे मछली है, तो मछली में जो फीमेल होता है वो क्या काम करती है, फीमेल होती है वो क्या काम करती है, अपने सभी ओवा को अपने ब्रूड पाउच से बाहर निकाल देती है। और जो मेल होते हैं वो सभी अपने स्पर्म को पानी में छोड़ देते हैं। तो स्पर्म में मोटाइल स्पर्म ऐसे टहल रहा है, और साथ में स्पर्म जो कि मोटाइल होता है, आप जानते हैं गतिशील होता है, पानी है, पानी में एक टहल रहा है ऐसे। साथ में इधर से ओवा यहाँ पे पड़ा हुआ है पानी में, मछली द्वारा गिराया गया। वाटर करंट होगा ही, वाटर करंट होगा तो वाटर करंट से क्या होगा कि ओवा भी इधर उधर थोड़ा बहुत रन करेगा, पानी के साथ हल्का होता है, पानी जिधर भागता है पानी की धारा के साथ बहता है।
ये बहते बहते क्या होता है कि एक जगह जाते हैं और दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया, दोनों मिलने के बाद क्या होता है, जाइगोट बन जाता है और उनके लार्वा बन जाते हैं। जिस लार्वा को, मछली के लार्वा को क्या कहते हैं, टेडपोल। मछली के लार्वा बन जाता है जो टेडपोल लाइक होता है। जैसे कि मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं, टेडपोल, लेकिन वो कैसा होता है, टेडपोल लाइक मछली का भी लार्वा होता है। अब यही लार्वा बाद में विकसित होकर के किसका निर्माण करता है, एक मछली का निर्माण करता है, जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, रूपांतरण कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। तो जो लार्वा बनते हैं वो बाद में अपने रूप का अंतरण कर लेते हैं, यानी दूसरा रूप धारण कर लेते हैं और उससे किसका निर्माण हो जाता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसमें शरीर के अंग, मतलब शरीर का जो पेनिस होता है मेल का, वह फीमेल के इंटरनल यानी बॉडी पार्ट में जाकर के स्पर्म को इजिकुलेट करता है, छोड़ देता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, इंटरनल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो स्पर्म की कोशिकाएं थी पानी में टहल रही थी, ओवा की कोशिकाएं जो पानी में टहल रहे थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने उसी को देखा था। इस प्रकार से जीवित कोशिकाओं की खोज करने का श्रेय किसे जाता है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक को। इन दो चीजों को आप समझ गए। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोशिकाएं होती कितने प्रकार की। चलिए, तो आपसे पूछा जाता है कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाता है, आप थ्योरी नहीं लिखते, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा, दिया गया कोई जीव दे देता है, उसमें पूछ लेता है कि कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, असीम केंद्र की या ससीम केंद्र की, यानी प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो बात करते हैं यहाँ पे, कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, जिसे असीम केंद्र की कहते हैं, इसे इंग्लिश में प्रोकैरियोट कहते हैं, और दूसरी होती हैं जिसे ससीम केंद्र की कहते हैं। क्या कहते हैं, ससीम केंद्र की कहते हैं, जिसे इंग्लिश में यूकैरियोट कहते हैं। इसमें इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं असीम केंद्र की। इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऐसी कोशिकाएं जिसमें असीम केंद्र की, यानी केंद्रक सीन नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा है, जिसमें केंद्रक नहीं दिख रहा है, उसे क्या कहते हैं, असीम केंद्र की कहते हैं। और जिसमें केंद्रक है, सुव्यवस्थित केंद्रक है, सा किसमें लगाते हैं, हिंदी आप पढ़ते हैं, आपके चैनल पे आपको हिंदी भी पढ़ाई जाती है, और हिंदी का आपका क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। चाहे आप लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई की, तो हिंदी की क्लासेस आप जरूर देखा करिए, जो कि आपको एक सीक्वेंस से सही पैटर्न पे चलाई जा रही है, जहां से आजकल पेपर का फॉर्म बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे सु मतलब होता है सुंदर। अगर हम सु कर लें तो सुंदर हो जाता है, यानी स शब्द किसको दर्शाता है, सुंदर को दर्शाता है, और आ शब्द किसको दर्शाता है, मोस्टली नेगेटिव चीजों को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं कि, तो ससीम केंद्र की अगर बात कर लें तो यहाँ पे केंद्रक के साथ, ससीम मतलब केंद्रक के साथ, यहाँ पे केंद्रक पाया जाता है और यहाँ पे केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ पे केंद्रक जब नहीं पाया जाता तो इसके जो जीव होते हैं उसका उदाहरण आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, निम्न में दिया गया कौन सा ऐसा जीव है जो कि प्रोकैरियोट है। तो आप कहेंगे प्रोकैरियोट में आने वाला जीव क्या होता है, बैक्टीरिया होती है। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होती है। साइनोबैक्टीरिया, कभी कभी इन्हीं से प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है, साइनोबैक्टीरिया ही कहता है। साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, और उसके बाद इसमें और आता है माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा होता है, और इसमें क्या पाया जाता है, जल्दी से बता दिए। माइकोप्लाज्मा के बाद आर्की बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें आर्द्र बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो इस तरह के 4 से 5 उदाहरण ऐसे हैं जो कि प्रोकैरियोट में आपसे पूछे जाते हैं। यूकैरियोट की बात कर लें कि यूकैरियोट में कौन आते हैं, तो यूकैरियोट में जो कोशिकाएं आती हैं वो कौन से आती हैं, सभी पादप कोशिकाएं आती हैं। ठीक, और कौन आती हैं यूकैरियोट में, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके सभी एल्गी को कोशिकाएं आती हैं। ठीक, इसको छोड़ करके, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके, उसके बाद आगे जो आती हैं आपके सभी जंतु कोशिकाएं भी किसमें आती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आती हैं।
अब इनके बारे में एक एक करके डिटेल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना क्या होती है, बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, असीम केंद्र की क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, इनका महत्व क्या है, इनसे लाभदायक पदार्थ क्या है, हानिकारक पदार्थ क्या है, इनका पूरा महत्व यानी प्रोकैरियोट को पूरा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर यूकैरियोट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसी वीडियो में यूकैरियोट वाले में ही हम पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट और एनिमल, यानी एनिमल और प्लांट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका खुल जाएगा। फिर कोशिकाओं की संरचना पढ़ेंगे, कोशिकाओं की संरचना के बाद ये धीरे धीरे चैप्टर आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया और पसंद भी आया। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।